Hello students, and welcome back again to our video tutorial. And today in this lecture we are going to discuss about class Reptilia. First we will be learning about the general characteristic feature of class Reptilia, and then like amphibian we will be discussing that up to classification level, or let's call that up to order level. So what are reptiles? Reptiles are commonly known as the creeping vertebrates, creeping animal, those animal which used to creep or those animal which used to crawl. So creeping or crawling vertebrates, they are simply referred as to reptiles. In class reptiles ऐसे मेंबर को प्लेस किया गया है जो जनरली अपने लोकोमोटरी एक्शन में क्रीप या क्रॉल करते हैं. जो लैटिन वर्ड होता है रेप्टम, जहाँ से रेप्टाइल ड्राइव हुआ है, उसका मतलब होता है बेटा टू क्रीप, टू क्रॉल. तो लैटिन वर्ड रेप्टम इट सिंपली मीन्स टू क्रीप और सिंपली मीन्स टू क्रॉल. एक्चुअली जो लैटिन वर्ड होता है रेप्टम, उसका सिंपली मतलब होता है क्रॉल करना. तो रेप्टिलिया में ऐसे मेंबर को क्लासिफाई किया गया है जो क्रॉलिंग करते हैं. एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो याद रखेंगे, जो रेप्टिलियंस होते हैं वो फर्स्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स हैं जिन्होंने टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लिविंग शुरू किया. दे आर द वन विच आर फर्स्ट सक्सेसफुल. रेप्टिलियंस आर फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स. क्योंकि एम्फीबियन के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ पार्ट ऑफ लाइफ वो वाटर के अंदर स्पेंड करते हैं, कुछ पार्ट ऑफ लाइफ वो लैंड के ऊपर स्पेंड करते हैं. वो एम्फीबियन ज़्यादा वक्त तक पानी से दूर नहीं रह पाते हैं क्योंकि क्यूटोरियस रेस्पिरेशन हो रहा होता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा और स्किन को मॉइस्ट रखना होता है. जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट थे, सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, they were reptile. And what was the reason? The reason behind their success, दो रीज़न याद रखेंगे. First was complete internal fertilization. A complete internal fertilization, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एम्फीबियंस में ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ एम्फीबियन में ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा था. एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. इनके पास कोई लावा वगैरह नहीं जिसको पानी के अंदर डेवलपमेंट के लिए वाटर चाहिए, जिसको डेवलपमेंट के लिए वाटर चाहिए, ऐसा कोई लावा नहीं है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा. और साथ में इनकी जो एग होते हैं दे आर शेल्ड. एग्स आर शेल्ड. शेल्ड एग को बोलते हैं बेटा क्लाइडोइक एग. ऐसा एग जिसके ऊपर शेल होती है, और शेल जनरली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. शेल जनरली कहाँ की बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की. उसको बोलते हैं क्लाइडोइक एग. तो शेल्ड एग होते हैं, शेल्ड एग होंगे उनके पास डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, उनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. तो दीज टू फीचर आर वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रेप्टाइल्स का क्या रीज़न था कि वो सक्सेसफुल फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स बने थे. आप आंसर करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट. उनके एग भी याद रखेंगे कि उनके ऊपर शेल होती है. ठीक है बेटा, यहाँ तक. तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं बाय डेफिनेशन? पहले कुछ आपको हिस्ट्री बता देता हूँ रेप्टाइल्स की, कब इवोल्व होने शुरू हुए. एम्फीबियन से रेप्टाइल इवोल्व हुए थे. सिमोरिया इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया. रेप्टाइल्स कहाँ से इवोल्व हुए? आंसर वुड बी एम्फीबियन. सिमोरिया इज ए कनेक्टिंग लिंक between reptiles and amphibians. तो पहला तो यही याद रख लेंगे आप. एम्फीबियंस इवोल्व होने शुरू हुए. एम्फीबियन कब डोमिनेंट थे? कार्बोनिफेरस पीरियड में. तो कार्बोनिफेरस पीरियड में ही इवोल्व होने शुरू हो गए. रेप्टाइल्स का देखो, जब हम पढ़ते हैं गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल, तो पीरियड नहीं, पूरा एक एरा होता है जो मीजोजोइक एरा होता है. मीजोजोइक एरा, अब तक हम पीरियड पढ़ते आ रहे थे, अब मैं एरा बता रहा हूँ. मीजोजोइक एरा इज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल. गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स.
जब हम जुरासिक पीरियड की बात करते हैं तो वो गोल्डन एज ऑफ डायनासोर होता है। तो अगर रेप्टाइल्स की बात करें, आंसर शुड बी मीजोजोइक एरा। आप 4 एरा पढ़ोगे जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे। जो करंट एरा है वो सीनोजोइक एरा है, इससे पहले जो एरा था वो मीजोजोइक एरा था, और वो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल होता है। जब फर्स्ट रेप्टाइल्स की बात करते हैं, फर्स्ट रेप्टाइल्स जो इवोल्व हुए होंगे सिमोरिया के बाद, उनको बोलते हैं बेटा स्टेम रेप्टाइल, उनको बोलते हैं स्टेम रेप्टाइल्स। और ये नाम याद रखना है, कॉटिलोसॉर। सो कॉटिलोसॉर्स आर द फर्स्ट सक्सेसफुली इवोल्व रेप्टाइल्स। कॉटिलोसॉर आर द फर्स्ट सक्सेसफully evolved reptile. Herpetology is the branch of science which deal with the study of reptile. Herpetology is the branch of science which deal with the study of reptile. So simply called that study of reptiles is herpetology. Study of reptiles is herpetology. तो आप रेप्टाइल को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर डेफिनेशन ऑफ रेप्टाइल पूछा जाता है तो आप डिफाइन करेंगे, लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ रेप्टाइल हियर। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये क्रीप एंड क्रॉल करते हैं, बोरोइंग भी रहते हैं कुछ, आपने स्नेक्स वगैरह को देखा होगा, दे यूज इन बोरो। सो दीज आर द क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल, सम ऑफ देम यूज टू बोरो। दे आर फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल विच इन्वेड द लैंड। तो इफ आई डिफाइन रेप्टाइल हियर, इफ आई डिफाइन reptiles here, so definition of reptile would be something like this, that these animal are creeping or burrowing cold blooded. These are creeping or burrowing cold blooded animal. These are creeping or burrowing cold blooded animals. फिर कुछ इसके ना स्केलेटन के बारे में मेंशन कर देते हैं डेफिनेशन में। हमने पढ़ा था कि भाई जो स्केल्स होते हैं, फिशेस के स्केल्स डर्मल स्केल बताए थे। फिशेस के जो स्केल होते हैं वो डर्मल स्केल होते हैं, और रेप्टाइल के जो स्केल होते हैं वो एपिडर्मल स्केल होते हैं। बियरिंग एपिडर्मल स्केल्स, बियरिंग एपिडर्मल स्केल्स, और इनका दूसरा नाम होता है स्क्यूट्स। जो स्क्यूट वर्ड आया है बेटा वो आया है शील्ड से। तो इनकी बॉडी के ऊपर स्केली शील्ड होती है या बोनी प्लेट होती है। सो ऐसे एनिमल विच आर क्रीपिंग एंड बोरोइंग इन हैबिटेट एंड हैबिट, विच आर क्रीपिंग एंड बोरोइंग इन हैबिट, दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड दे बियर एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट। ऐसे एनिमल को बोलते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है बेटा, there is no fun in telling that these animal are cold blooded. अच्छा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? एक और क्विक रिवीजन पे मैं रिवाइज करा देता हूँ। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं बेटा जिनका टेम्परेचर विद वाटर जो है वो चेंज होता रहता है, जिनका टेम्परेचर विद द सराउंडिंग चेंज होता रहता है। ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं एक्टोथर्मिक। ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं एक्टोथर्मिक। तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ती अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए। उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो विद अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग चेंज होता रहेगा। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो मोस्टली वार्मर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कुछ रेप्टाइल कोल्डर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं, बट मोस्टली दे आर फाउंड इन, कुछ रेप्टाइल कोल्डर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं, बट मोस्टली दे आर फाउंड इन वार्मर एरियाज। जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे कॉमनली रेप्टाइल्स मिलते हैं। ज़्यादातर रेप्टाइल टेरेस्ट्रियल होते हैं, पर कुछ रेप्टाइल्स एक्वेटिक भी होते हैं। टेरापीन्स इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स विच आर एक्वेटिक। इवन टर्टल इज एक्वेटिक। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, but few are aquatic as well, but few of them are aquatic as well. और कौन से aquatic होते हैं इसमें मैं मेंशन कर दूंगा, टेरापीन्स के बारे में एंड टर्टल के बारे में। तो टर्टल और टेरापीन्स ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं बच्चों जो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया उनका जनरल डेफिनेशन ऑफ रेप्टाइल्स। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ रेप्टाइल। अगर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करते हो रेप्टाइल्स में तकरीबन 6K स्पीशीज मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इज अबाउट 6K ओनली। ये याद रखने वाली चीज़ नहीं, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता है, पर हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ मिलेंगे वो फिशेज़ होंगे। ठीक है, अब इनके जनरल फीचर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके बॉडी के बारे में पढ़ लेंगे, बॉडी डिविजन्स कैसे होते हैं, देन कुछ स्पेशल फीचर्स और 1 बाय 1 इनके सिस्टम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, NCERT में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, पर हम कई सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। रेप्टाइल्स के हम खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, रेप्टाइल्स के हम खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। फिर मैं बताऊँ आपको, अगर इनके जनरल फीचर्स की बात करें, अगर इनके जनरल फीचर्स की बात करें तो रेप्टाइल्स का जो बॉडी होता है बेटा वो डिवाइड होता है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। 4 अलग अलग डिविजन्स होते हैं बॉडी में। पहला डिवीजन हो गया हेड, हेड के ऊपर आईज होंगी, देन एक नेक होगा जो मूवेबल होता है, उसके बाद मेजर पार्ट ऑफ बॉडी वुड बी ट्रंक, जो लेटर पार्ट ऑफ बॉडी है वो टेल होगा। एम्फीबियन में कॉर्डेटा में टेल पढ़े थे, रेप्टाइल्स में सब में हम टेल ऑलमोस्ट पढ़ते ही हैं, ऑलमोस्ट सारे रेप्टाइल्स के अंदर आप टेल पढ़ोगे। ठीक है, देन अगर इनकी स्किन की बात करें, रेप्टाइल का जो स्किन होता है वो ड्राई होता है। दूसरा वर्ड याद रखिए, कॉर्निफाइड होता है। कॉर्निफाइड ऐसे स्किन को कहते हैं जिसके ऊपर एक सबसे ऊपर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं डेड सेल का लेयर है, नाम होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ऐसा स्किन जिसके ऊपर एक डेड, जैसे अपने ऊपर भी एक डेड सेल का लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम जो केराटिन का बना है, तो उनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, रफ होती है। स्किन इज़ वेरी रफ, और स्किन के ऊपर ग्लैंड्स नहीं होते हैं, स्किन इज़ नॉन ग्लैंडुलर। तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे स्किन के बारे में। स्किन इज ड्राई, नो म्यूकस ग्लैंड, कॉर्निफाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेड लेयर ऑफ सेल स्ट्रेटम कॉर्नियम, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर। रेप्टाइल्स की स्किन के पास रेप्टाइल्स की पूरे स्किन पे जनरली ग्लैंड नहीं होती है, विद फ्यू एक्सेप्शन। देयर सर्टेन लिजर्ड जिनके थाई के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं उनको बोलते हैं फेमोरल पोर। छोटे छोटे पोर होते हैं उनको बोलते हैं फेमोरल पोर, और जो ग्लैंड उनसे कनेक्टेड होती है उनको बोलते हैं फेमोरल ग्लैंड। फेमर आपने वर्ड पढ़ा होगा, फीमर इज द वर्ड फॉर थाई बोन, फीमर इज द वर्ड फॉर थाई बोन। femoral glands are present in the thighs of certain reptiles and अगर मैं क्लासिकल एग्जांपल दूँ आपको, जितने भी इग्वानाज होते हैं, इग्वानाज की थाई के ऊपर फीमोरल ग्लैंड होती है। फीमोरल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन इग्वानाज एंड सर्टेन लिजर्ड। तो उनके थाई के ऊपर छोटे छोटे पोर देखने को मिलेंगे जिनको बोलते हैं फेमोरल पोर। अब ये ग्लैंड सिक्रेट क्या करती है? ग्लैंड सिक्रेट करती है कुछ केमिकल अट्रैक्टेंट जिनको बोलते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स आर द केमिकल अट्रैक्टेंट जो मेनली सेक्सुअल अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं। फेरोमोन्स एज एक्ट, दीज आर द केमिकल्स विच एक्ट एज सेक्सुअल अट्रैक्टेंट। तो अगर हम एनसीईआरटी की लाइन याद रखेंगे, एनसीईआरटी कहता है कि उनका स्किन ड्राई होता है, कॉर्निफाइड होता है, रफ होता है और उसमें ग्लैंड नहीं होती है। ये एनसीईआरटी लेवल तक इतना याद रख लेंगे। फिर अगर कहीं पूछ लिया गया कि फेमोरल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट इन द थाई रीजन ऑफ इग्वानाज एंड सर्टेन लिजर्ड। क्या काम होता है? वो फेरोमोन्स का काम करती है। फेरोमोन्स आर द केमिकल विच आर एक्टिंग एज सेक्सुअल अट्रैक्टेंट। तो बच्चों ये हो गया उनके स्किन के बारे में। देन कुछ आपके ऐसे भी रेप्टाइल होते हैं जो अपनी स्किन को शेड करते रहते हैं, दैट इज समथिंग लाइक माउल्टिंग। याद है हमने आर्थ्रोपोड के अंदर पढ़ा था कि दे यूज टू शेड देयर स्किन, दे यूज टू कास्ट देयर स्किन। स्किन कास्टिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन रेप्टाइल, लिजर्ड और स्नेक यूज टू कास्ट देयर स्किन। तो वो एक तरह से माउल्टिंग हो जाता है। तो मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ यहाँ पर, स्नेक्स and lizard used to shade their skin। तो जहां भी स्नेक या लिजर्ड की प्रेजेंस पता करनी हो आपको,
तो आप ट्रेस कर सकते हैं उनको, उनके जो स्केल्स वगैरह है होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स में टेल को भी कट ऑफ किया जाता है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी कटिंग ऑफ टेल इज ऑटोटॉमी। कुछ रेप्टाइल्स में टेल को भी कट ऑफ कर देते हैं, वॉलंटरली कटिंग ऑफ देयर टेल is termed as autotomy. Autotomy is well marked in case of lizard. Autotomy is well marked in case of lizard. तो lizard वगैरह के ऊपर जब कोई अटैक करता है तो अपनी टेल को उसको दे के चला दो, लो भाई तुम खा लो, तुम खुश हो जाओ, पर मुझे जाने दो, मेरी जान को बख्श दो। ठीक है, तो जब रेप्टाइल के बॉडी डिवीजन को पढ़ेंगे तो बेटा हेड, नेक एंड ट्रंक होता है, स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, रफ होती है एंड नॉन ग्लैंडुलर होती है। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब होता है कि उसके पास स्ट्रेटम कॉर्नियम की एक लेयर है। कुछ रेप्टाइल जैसे इग्वानास और लिजर्ड, उनके पास फीमर पर, जहाँ फीमर बोन होती है, थाई बोन, वहाँ पर एक ग्लैंड होती है फीमोरल ग्लैंड, तो उनकी थाई के ऊपर खूब सारे फीमोरल पोल देखने को मिलेंगे जो फेरोमोन रिलीज करती है, जो सेक्सुअल अट्रैक्टेंट है। स्नेक और लिजर्ड अपनी स्किन को शेड करते हैं लाइक माउल्टिंग, और ऑटोटॉमी होता है वॉलंटरी ब्रेकिंग ऑफ और कटिंग ऑफ देयर टेल इन ऑर्डर टू फूल आउट द प्रीडेटर, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर। ठीक है बेटा, इतने जनरल फीचर्स में आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट आया होगा। मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि स्केल्स कैसे होते हैं रेप्टाइल्स के, तो आप आंसर करेंगे एपिडर्मल। और दूसरा नाम क्या होता है रेप्टिलियन स्केल का? स्क्यूट, या उनको शील्ड या बोनी प्लेट कहते हैं। इज डेट क्लियर अप टू हियर? देन पढ़ते हैं उनके लिम्स के बारे में। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स के लिम्स कैसे होते हैं। नाउ लिसन मी केयरफुली। रेप्टाइल्स टेट्रापोड है, जितने भी हम, कुछ रेप्टाइल्स में लिम्स हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे स्नेक के पास लिम्स नहीं होते हैं। रेप्टाइल्स आर जनरली टेट्रापोड, उनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं। जब भी लिम्ब प्रेजेंट होंगे तो वो 2 पेयर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लिम्स के पास 5 डिजिट होते हैं और साथ में क्लॉज होते हैं। जिन लिम्स में 5 डिजिट होते हैं उनको बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स। और कुछ रेप्टाइल्स लाइक स्नेक आर लिम्बलेस। तो अगर मैं लिम्स की बात करूं, लिम्स व्हेन present are 2 in number। इसका मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिम्बलेस होते हैं। Who are लिम्बलेस? स्नेक्स आर जनरली लिम्बलेस। एक ऐसे लिजर्ड का भी नाम बताऊंगा जो लिम्बलेस है। स्नेक्स आर लिम्बलेस, राइट। जो लिम्स होते हैं उनके, दे आर विद 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स है तो क्या बोलते हैं उनको? पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल। और जो ये डिजिट्स होते हैं इनके पास होते हैं बियरिंग क्लॉज, पंजे होते हैं। दे बियर क्लॉज। तो आपने अगर देखा, लिजर्ड वगैरह सबके घर पे मिल ही जाती है, आपने अगर देखा होगा तो उनके डिजिट्स में क्लॉज भी होते हैं। ठीक है बेटा। देन स्नेक लिम्बलेस होते हैं। एक आपके पास लिजर्ड होती है, उसका नाम होता है ऑफियोसॉरस। ऑफियोसॉरस इज अ लिम्बलेस लिजर्ड। देखने में स्नेक की जैसी होती है, बट ये एक लिजर्ड है। इसके बारे में भी मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा आपको। इसके बारे में भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा जब मैं एग्जाम्पल वगैरह डिस्कस करूंगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन ए स्नेक एंड ए लिजर्ड। ऑफियोसॉरस कैसे अलग होती है बाकी के स्नेक के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से। तो ये हो गया बेटा लिम्स के बारे में। अब सिस्टम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इनका एलिमेंट्री कैनाल। अगर एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करें, एलिमेंट्री कैनाल रेप्टाइल्स का कंप्लीट होता है और विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट इज कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड इट ओपन आउटसाइड into a common chamber which we call cloaca. Open outside in cloaca. And what is cloaca? Cloaca हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं cloaca के बारे में। It's a common opening of digestive, urinary or excretory and reproductive tract। तो जो reproductive मटेरियल होते हैं लाइक ओवा या फिर इनके स्पर्म की बात करें, वो भी क्लोका के अंदर जाके पोर होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट, जो एक्सक्रीशन है यूरिन, वो क्लोका में जाएगा, और जो डाइजेस्टिव सिक्रेशन है वो क्लोका में जाएगा। तो इनके पास सेपरेट एनस नहीं होता है। इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव प्लस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट।
तो कॉमन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज क्लोका. रेप्टाइल्स हैव ए वेल डेवलप्ड क्लोका. रेप्टाइल्स हैव ए वेल डेवलप्ड क्लोका. इतना समझ में आया. अब पढ़ते हैं बेटा इनके टीथ के बारे में. जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ही रहे हैं तो बक्कल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं. इनके अगर टीथ के बारे में पढ़ें, इनके पास तीनों तरह के टीथ आप पढ़ोगे. इनके पास एक्नोडोंट भी होते हैं, प्लेरोडोंट भी होते हैं और थैकोडोंट भी होते हैं. इफ आई डिस्कस अबाउट देयर टीथ, स्फिनोडॉन के अंदर एक्नोडोंट टीथ होते हैं. एक्नोडोंट टीथ इज प्रेजेंट इन स्फिनोडॉन. देन प्लेरोडोंट जो होते हैं, अच्छा इन टीथ को ना मैंने पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि एक्नोडोंट ऑन द सरफेस होगा, प्लेरोडोंट ऑन द इनर एजेस होगा. किसके पास होते हैं? स्नेक्स एंड लिजर्ड. स्नेक्स एंड लिजर्ड आर हैविंग प्लेरोडोंट टीथ. और थैकोडोंट की अगर बात करें, इन केस ऑफ क्रोकोडाइल टीथ आर थैकोडोंट इन नेचर. तो जब टीथ की बात करते हैं रेप्टाइल में, टीथ तीनों तरह के होते हैं. उनके पास एक्नोडोंट भी होते हैं. एक्नोडोंट किसके पास होगी? स्फिनोडॉन में. स्फिनोडॉन को हम एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्फिनोडॉन इन अवर एग्जाम्पल. एक लिविंग फॉसिल पढ़ेंगे. कॉमन नेम होता है टुएट्रा. स्फिनोडॉन का कॉमन नेम होता है टुएट्रा एंड इट्स अ लिविंग फॉसिल. न्यूजीलैंड के अंदर इसको क्या नाम है वो प्रिजर्व किया हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो टीथ एक्नोडोंट होते हैं, प्लेरोडोंट होते हैं एंड थैकोडोंट होते हैं. रेप्टाइल्स की जो टंग होती है वो प्रोट्रूसिबल होती है. टंग इज प्रोट्रूसिबल. आपने देखा होगा लिजर्ड की टंग को या फिर स्नेक की टंग को, जो चीज़ बाहर को प्रोट्रूड हो गए और फिर अंदर आ जाए उसको बोलते हैं प्रोट्रूसिबल. तो टंग इन केस ऑफ रेप्टाइल्स इज प्रोट्रूसिबल. एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो लिजर्ड की टंग होती है वो कंप्लीट होती है और स्नेक की जो टंग होती है वो बाइफिड होती है. लिजर्ड की टंग इज कंप्लीट लाइक दिस और स्नेक की जो टंग होती है वो बाइफिड होती है. उसमें दो अलग अलग जो है वो आपके लॉब्स हो जाएंगे. तो लिजर्ड हैव कंप्लीट टंग while snake have bifid tongue. ठीक है बेटा. तो इनके टंग के बारे में भी याद रख लेना कि भाई किसके पास कंप्लीट टंग है और किसके पास बाइफिड टंग है. तो अगर इनके एलिमेंट्री कैनाल के बाद बक्कल कैविटी को डिस्कस करें तो इनके जो टीथ होते हैं वो तीनों तरह के होते हैं. दे आर एक्नोडोंट, दे आर प्लेरोडोंट, दे आर थैकोडोंट. उनकी जो टंग होती है वो प्रोट्रूसिबल होती है और टंग कुड भी कंप्लीट और टंग कुड भी बाइफिड. फिर पढ़ते हैं बच्चे इनके रेस्पिरेशन के बारे में. ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल. रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ रेप्टाइल्स जो हैं, ज़्यादातर रेप्टाइल्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं. तो लंग्स आर यूज फॉर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन. majority of them exhibit pulmonary respiration. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बेटा यहाँ पर? लंग्स. बट अच्छा, अगर जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई रेप्टाइल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है लंग्स से, ये जनरल स्टेटमेंट हो गया. पर कुछ मेंबर होते हैं, एक अलग से ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके कुछ मेंबर हैं जो क्लोकल रेस्पिरेशन भी शो करते हैं. जनरली आपका जो शिलोनिया ऑर्डर पढ़ेंगे आप, इन द ऑर्डर शिलोनिया, जिसके अंदर आपके पास ना टर्टल वगैरह आते हैं. शिलोनिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ क्लोका होता है और उसको बोलते हैं क्लोकल रेस्पिरेशन. बट members of शिलोनिया, जिसके अंदर आपका आता है टर्टल, टॉर्टॉइस, सब यूज क्लोका फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रेस्पिरेशन. तो जो टर्टल या टॉर्टॉइस शिलोनिया के मेंबर होते हैं उनका जो रेस्पिरेशन होता है बेटा उसको बोलते हैं क्लोकल रेस्पिरेशन. सो क्लोकल रेस्पिरेशन इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ ऑर्डर शिलोनिया.
तो जो ज़्यादातर रेप्टाइल्स होते हैं वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ लंग्स एस्पायर कर रहे हैं। जो आपके पास सिलोनिया होता है वो यूज़ करता है देयर क्लोका, एंड क्लोका रेस्पिरेशन इज एग्जिबिटेड बाय दिस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, पर मैं कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा अबाउट सिस्टमिक आर्क क्या होता है। ठीक है, तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इफ़ वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, तो बेटा इनका जो हार्ट होता है दैट इज 3 चैम्बर्ड। इसको एग्जैक्टली हमें वर्ड यूज़ करना चाहिए इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड। एनसीईआरटी में 3 चैम्बर्ड लिखा है तो हम 3 चैम्बर्ड लिखेंगे, पर कई बार क्वेश्चंस वगैरह में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड भी दिया होता है। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड से इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड का मतलब क्या हुआ ये बता दीजिए। अब इनके पास दो एट्रिया होंगे, 2 एट्रियाज, कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड एट्रियाज लाइक दिस। लेट्स से दिस इज 1 एट्रियम हेयर, दिस इज अदर एट्रियम हेयर। दोनों जो कैविटी वो अलग अलग डिफरेंशिएटेड है, और एक पार्शली डिवाइडेड या इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल होगा, प्लस 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। इसलिए वर्ड यूज करते हैं बेटा इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन मेजॉरिटी ऑफ रेप्टाइल्स। कुछ रेप्टाइल होते हैं जिनके पास 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड इज प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल। अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा बच्चे, उसके बाद बाकी के सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होगा। क्वेश्चन में अगर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड भी वर्ड यूज हो तो समझ जाएंगे आप। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, एंड दैट इज अ कॉमन वेंट्रिकल। ये कैसा ब्लड रिसीव करेगा? डीऑक्सीनेटेड। ये कैसा ब्लड रिसीव करेगा? उल्टा लिख दिया मैंने। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये जाके ब्लड हो जाएगा मिक्स। तो हमने पहला केस पढ़ा था जब हार्ट के एक चैम्बर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा था, दूसरे चैम्बर में भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। फिशर का केस पढ़ा था। कैसा सर्कुलेशन पढ़ा था? सिंगल सर्कुलेशन। ह्यूमन के केस में ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएट होता है और ब्लड मिक्स नहीं करता, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्योंकि इनके केस में ब्लड मिक्स कर रहा है तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन होता है बेटा इनके अंदर? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ रेप्टाइल। So these animal they exhibit incomplete double circulation, right? एडिशनल चैम्बर्स की बात करते हैं। साइनस वेनोसस बहुत ही इल डेवलप्ड होता है। साइनस वेनोसस इज इल डेवलप्ड। साइनस वेनोसस पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और ट्रंकस आर्ट्रियोसस एब्सेंट होता है। तो साइनस वेनोसस इज इल डेवलप्ड, ट्रंकस आर्ट्रियोसस इज एब्सेंट। एक और फीचर पढ़ेंगे इन द हार्ट ऑफ लिजर्ड। जनरली जो उसका एओर्टा होता है, उस एओर्टा के बीच में आपको मिलेगा एक ओपनिंग, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ पेनिजे। फोरामेन ऑफ पेनिजे is present in heart of lizard, अच्छा, ये तो चीज़ याद रखनी, क्योंकि ना ज़्यादातर आपके लेवल की जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिजर्ड के हार्ट में मेंशन है, पर आप जब थोड़े वो हायर क्लासेस में जाओगे, कोई जूलॉजी पढ़ना चाहेगा ग्रेजुएशन में, तो आप पढ़ोगे क्रोकोडाइलिया के हार्ट में भी फोरामेन ऑफ पेनिजे होता है। तो फॉर द मीन टाइम आप लिजर्ड याद रखो। तो बेटा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जनरली, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड कहते हैं। 2 अलग अलग एट्रिया होंगे, एक इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल होगा। क्रोकोडाइल में हार्ट 4 चैम्बर्ड हो जाता है।
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, साइनस वेनोसस इल डेवलप्ड होता है, ट्रंकस आर्टियोसस एब्सेंट होता है, फोरामेन ऑफ पेनिजे होता है इन द हार्ट ऑफ लिजर्ड। और चीज़ें सुनो, अब रेप्टाइल से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं बेटा सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक आर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। लेट्स से दिस हेयर इज हार्ट, और यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी रिसीव किया, यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव किया, यहाँ पे जाके ब्लड मिक्स हो गया, और यहाँ से ब्लड पंप होता है जो बाकी सारे ऑर्गन के पास जाता है। फ्रॉम हियर ब्लड गोज टू ऑल द ऑर्गन्स। ये जो आर्क डेवलप होती है जो बाकी सारे ऑर्गन को ब्लड ट्रांसफर कर रही है, इस आर्क को बोलते हैं सिस्टमिक आर्क। लेट्स से दिस इज लेफ्ट सिस्टमिक आर्क, दिस इज राइट सिस्टमिक आर्क। तो सिस्टमिक आर्क देखो, मैं लंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन वो होता है जो हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन तक ब्लड लेके जाएगा विद द एक्सेप्शन ऑफ लंग्स। तो हार्ट रेप्टाइल्स के पास दोनों सिस्टमिक आर्क डेवलप होती है। अगले आने वाले एनिमल पढ़ोगे बर्ड्स, बर्ड्स के पास सिर्फ एक सिस्टमिक आर्क होती है, वो होती है राइट वन, लेफ्ट वन नहीं होती है। बर्ड्स के पास सिर्फ राइट सिस्टमिक आर्क होगी। और जब मैमल्स पढ़ेंगे तो मैमल्स के पास सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट सिस्टमिक आर्क होगी। तो सिस्टमिक आर्क क्या होता है? सिस्टमिक आर्क is the blood circulation pathway which take blood away from the heart to rest of the body organ with the exception of lungs. Reptiles के पास लेफ्ट एंड राइट दोनों सिस्टमिक आर्क डेवलप होती है। रेप्टाइल्स के पास लेफ्ट एंड राइट, बोथ राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्क आर डेवलप्ड। ठीक है बेटा। देन एक और चीज याद रखेंगे, रेप्टाइल्स की जो आरबीसी होती है, रेप्टाइल्स की जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। दे आर ओवल शेप एंड न्यूक्लिएटेड। तो लेट्स से ओवल एंड न्यूक्लिएटेड लिख लो आप, या न्यूक्लिएटेड और ओवल लिख लो। तो जब रेप्टाइल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनका हार्ट जो 3 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट आता है। 3 चैम्बर में 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है, इसलिए हार्ट को इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड भी कहते हैं। इनके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है इन वेंट्रिकल। साइनस वेनोसस इल डेवलप्ड होते हैं। ट्रंकस आर्टियोसस या कोनस आर्टियोसस एब्सेंट होते हैं। आरबीसी ओवल है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, और 2 सिस्टमिक आर्क डेवलप होती है, राइट सिस्टमिक आर्क एज वेल एज लेफ्ट सिस्टमिक आर्क। ये हो गया बेटा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब पढ़ते हैं एंडोस्केलेटन के बारे में कि भाई इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है। ठीक है, आई होप अब तक जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो रेप्टाइल्स का जो एंडोस्केलेटन होता है, रेप्टाइल्स का अगर आप एंडोस्केलेटन पढ़ेंगे बेटा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्कल के बारे में। स्कल कैसा होता है तो मैंने बता दिया था, एम्फीबिया और मेमेलिया में डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। बाकी जितने भी एनिमल है, चाहे वो फिशीज हो, रेप्टाइल्स हो या बर्ड्स हो, उनका स्कल मोनोकोंडाइलिक होता है। मोनोकोंडाइलिक का मतलब हुआ सिंगल ऑसिपिटल कोंडाइल होगा फॉर द अटैचमेंट विद वर्टिबल कॉलम। देखिए, सिंगल कोंडाइल इन द ऑसिपिटल बोन विच इज मेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ विद वर्टिबल कॉलम। तो स्कल जो होता है वो मोनोकोंडाइलिक होता है। इनका जो वर्टिब्रा होता है उसका सेंट्रम प्रोसिलस होता है। सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा, सेंट्रम बोल दो या बॉडी बोल दो, ऑफ वर्टिब्रा इज प्रोसिलस। प्रोसिलस में ये भी बताया था आपको कि भाई एंटीरियर साइड कैसा होता है, कॉनकेव, और पोस्टीरियर साइड कैसा होता है, कन्वेक्स। एंटीरियर साइड इज कॉनकेव, लेट्स से लाइक दिस, एंड पोस्टीरियर साइड इज कॉन्वेक्स, लेट्स से लाइक दिस। तो जो वर्टिब्रा होंगे इनके, एंटीरियर जो है वो कॉनकेव होगा, एंटीरियर कॉनकेव होगा, और पोस्टीरियर कन्वेक्स होगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोसिलस। तो बच्चों स्कल मोनोकोंडाइलिक हो गया, सेंट्रम जो है वो प्रोसिलस होता है, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा इज प्रोसिलस। इनके पास रिब्स भी डेवलप हो जाते हैं, स्टर्नम भी डेवलप हो जाती हैं। रिब्स आर डेवलप्ड, नेक्स्ट याद रखना, रिब्स आर आल्सो डेवलप्ड इन द नेक रीजन। रिब्स आर आल्सो डेवलप्ड
इन नेक एरिया। ठीक है बेटा। A well-developed sternum is also present. Sternum is the other name of chest bone. Sternum is well developed in case of reptiles. तो ये चार चीज़ें याद रख लेंगे कि भाई इनका जो स्कल होता है वो मोनोकोंडाइलिक होता है, इनका जो वर्टिब्रा होता है वो प्रोसीलस होता है, रिस्ट डेवलप हो जाते हैं इनके नेक में, और स्टर्नम भी वेल डेवलप्ड होता है। अब एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो वर्टिब्रा टेल के अंदर होते हैं, जो वर्टिब्रल बोन टेल के अंदर होते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कॉर्डल वर्टिब्रा, इनको बोलते हैं कॉर्डल वर्टिब्रा। तो हम बात करते हैं टेल ऑफ लिजर्ड की, हम बात कर लेते हैं टेल ऑफ लिजर्ड की। ये फ्रेश टेल है, अब तक इसने कोई भी ऑटोटॉमी नहीं किया है, तो कॉर्डल वर्टिब्रा प्रेजेंट होंगे। ऑटोटॉमी के बाद जो नई टेल आएगी, अब ये फ्रेश नहीं है, ये सेकंड जनरेशन ऑफ टेल है, तो वहाँ पे वर्टिब्रा नहीं होते हैं, कुछ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो कॉर्डल वर्टिब्रा आर एब्सेंट, caudal vertebra are absent in newly regenerated tail, something very 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 important। तो जो न्यूली रीजनरेटेड टेल होता है उसके अंदर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर कॉर्डल वर्टिब्रा नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। देन एक और चीज याद रखेंगे, अ सीरीज ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ टेल, उसको बोलते हैं शेवरॉन बोन। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ टेल अ सीरीज ऑफ बोनी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच आर रेफर्ड एज टू शेवरॉन। अ सीरीज ऑफ bony structures are present on the ventral side of tail. The name is chevron bone. तो अगर सवाल पूछा गया शेवरन बोन इज फाउंड इन, यू विल आंसर इट इज फाउंड इन द टेल ऑफ रेप्टाइल्स। क्या होते हैं शेवरन बोन? वेंट्रल साइड पर, नीचे की साइड पर टेल के एक सीरीज ऑफ बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा। आप ये भी याद रखेंगे जो कैंगेरू वगैरह होते हैं उनके पास भी शेवरन बोन मिलते हैं। इन द टेल ऑफ कैंगेरू शेवरन बोन इज आल्सो प्रेजेंट। तो ये हो गया उनके एंडोस्केलेटन के बारे में। एक्सोस्केलेटन में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एपिडर्मल स्केल्स का होता है। अब पढ़ लेते हैं उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन एन एमनियोट्स और एमनियोट्स का। एन एमनियोट्स वो होते हैं जिनके पास एमनियोन नहीं होती है। दो क्लासिकल एग्जाम्पल थे, एक था फिशिस, दूसरा था एम्फीबियंस। और ये एमनियोट्स हैं तो इनके पास चारों के चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होंगे। एमनियोट्स के पास किडनी बताई थी मेटानेफ्रिक, जो किडनी होगी इनके पास डेट इज मेटानेफ्रिक। ठीक है बेटा। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जितने भी टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। यूरिकोटैलिक ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो सके। दे आर मेटानेफ्रिक किडनी, राइट, दे आर यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड बनाते हैं वो, ठीक है, यूरिकोटैलिक। And why they are uricotellic? For conservation of water. They are uricotellic for conservation of water. ठीक है बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही चीज़ याद रख लेना कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास मेटानेफ्रिक किडनी होती है और वो यूरिक एसिड बनाते हैं एज ए कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कुछ स्नेक, क्रोकोडाइल and alligators do not have urinary bladder. Something important to mention. Snake, crocodile and alligators के पास urinary bladder नहीं होता है। ये चीज़ आप याद रख के चलेंगे। ठीक है। फिशेज में भी बताया था, शायद मैंने यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। फिशेज में मैंने बताया था आपको यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है।
ये ऑर्गन के एक्सक्रीशन के बारे में। अब नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं है, ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है। आप प्लीज़ मुझे बता दो कि इनके पास कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। दे आर हैविंग 12 पेयर ऑफ cranial nerves. They are having 12 pair of cranial nerves. अब जितने भी एनिमल आगे आएंगे, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो मैमल्स हो, सभी के पास 12 पेयर ऑफ cranial nerves होंगे। सेंसरी ऑर्गन इज वेल डेवलप्ड इन रेप्टाइल्स। एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक सेंसरी ऑर्गन की बात करेंगे। द नेम इज जेकबसन ऑर्गन। द नेम इज जेकबसन ऑर्गन और वोमेरोनेजल ऑर्गन। ऑल्फैक्शन के लिए होता है स्नेक्स के पास। On the roof of buccal cavity, on roof of buccal cavity, a Jacobson organ, Jacobson साइंटिस्ट का नाम है, राइट, और दूसरा नाम होता है वोमेरोनेजल ऑर्गन। वोमेरोनेजल ऑर्गन इज प्रेजेंट। देखो जॉनस्टन ऑर्गन पढ़ा था तुमने आर्थ्रोपोड में, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना जेकबसन ऑर्गन को। तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी पर जेकबसन ऑर्गन होता है, विच इज मेंट फॉर ऑल्फैक्शन, विच इज मेंट फॉर ऑल्फैक्शन। ठीक है बेटा, तो ऑल्फैक्शन के लिए उनकी बक्कल कैविटी के ऊपर एक स्पेशल सेंसरी ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है जेकबसन ऑर्गन। देन एक स्टेटमेंट आइज के बारे में पढ़ लो। देखो एनसीईआरटी कहती है उनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, अभी यही याद रख लेंगे, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल ईयर। कम ऑन, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। टिम्पेनम represents एक्सटर्नल ईयर। ये एनसीईआरटी की लाइनें को हम खूब रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, मगर आप पढ़ोगे लिजर्ड के पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट होती है और स्नेक के पास नहीं होती है। तो अगर जनरल रेप्टाइल्स को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये स्टेटमेंट याद रखोगे कि उनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल ईयर। रेप्टाइल्स ज़्यादा पानी में नहीं रहते हैं तो उनके पास लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम भी डेवलप नहीं होता। मगर याद रख लेना यहाँ पर, ये तो होगा एनसीईआरटी के बाहर वाली बात, बट लिजर्ड हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, बट लिजर्ड हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। ठीक है बेटा। देन लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी ऑर्गन के ऊपर एक कमेंट। लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी ऑर्गन मेनली डेवलप होता है फिशेज में और एम्फीबियंस के लार्वा में। ये ऐसे एम्फीबियन जो कम्प्लीटली एक्वेटिक हैं। अब जो रेप्टाइल्स है वो तो सारे टेरेस्ट्रियल होने वाले हैं, इनके पास लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम नहीं होता है। लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम, लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी सिस्टम इज एब्सेंट। मैं नॉट डेवलप्ड भी नहीं लिखूंगा, आई विल प्रीफर टू मेंशन एब्सेंट हियर। तो ये हो गया इनका सेंसरी सिस्टम के बारे में। अब लास्ट में पढ़ लेते हैं बेटा इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है उनमें। कुछ मेल्स के पास कोपुलेटरी ऑर्गन और पीनिस भी होते हैं और वो जो है ना बाइफिड होते हैं। तो हम बोलते हैं 2 हीमी पेनिस आर प्रेजेंट। मैं लिख देता हूँ अभी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें, अगर इनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की बात करें अबाउट देयर रिप्रोडक्शन, तो फर्स्ट इज रेप्टाइल्स आर यूनिसेक्सुअल, कोपुलेटरी ऑर्गन penis which is made up of 2 half penis, 2 hemi penis actually, bifid होते हैं, something like this. This is what I we call bifid are present.
फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, हमने लेक्चर शुरू ही वहाँ से किया था। फर्टिलाइजेशन से पहले इनके एग वगैरह को डिस्कस करें? नहीं, चलो पहले फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और फिर ओविपेरस वर्ड यूज़ कर दूंगा मैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ रेप्टाइल्स इज इंटरनल, राइट, इंटरनल। देन डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं बेटा वो जनरली ओविपेरस होते हैं, जनरली ओविपेरस, एक आध विपेरस भी होगा, मेंशन कर लेंगे एग्जांपल। इनके जो एग होते हैं उनके पास शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसलिए इन एग को बोलते हैं क्लाइडोइक, क्लाइडोइक। तो क्लाइडोइक एग का मतलब हुआ शेल्ड एग। इनके एग में अबंडेंट अमाउंट ऑफ यॉक होता है, अबंडेंट अमाउंट ऑफ यॉक। यॉक के लिए वर्ड यूज करते हैं लेसिथल। अगर यॉक बहुत ज्यादा है तो उसको बोलते हैं मेगालेसिथल, मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल। अब ये जो यॉक है ये एग के एक पार्ट पर कंसंट्रेटेड रहता है, लाइक दिस। ये यॉक एग के एक पार्ट पर कंसंट्रेटेड रहता है, इसलिए एक और वर्ड यूज करते हैं विद रेफरेंस टू यॉक, इसको बोलते हैं टीलोमेरिक एंड। द कॉर्नर इज नोन एज टीलोमेरिक एंड, इसलिए एग को टीलोलेसिथल भी कहते हैं। दे आर मैक्रोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। तो बच्चे उनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, यूनिसेक्सुअल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उनके पास 2 हेमीपेनिस होते हैं फॉर कॉपुलेशन। उनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। उनके जो एग होते हैं उनके ऊपर शैल होती है, इसलिए उन्हें क्लाइडोइक एग कह रहे हैं। खूब सारा यॉक होता है, इसलिए मैक्रोलेसिथल कहते हैं। यॉक जो है वो कॉर्नर्स में होता है, इसलिए ट्रेलिसल कहते हैं। ऑफन इन केस ऑफ रेप्टाइल पेरेंटल केयर इज आल्सो शोन, पेरेंटल केयर is often show। ठीक है बेटा, ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में। मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ, उसके बाद क्लासिफिकेशन वाला पार्ट का इंट्रो आज दे दूंगा, रिकॉर्ड अगले लेक्चर में कर लेंगे। रेप्टाइल्स वो एनिमल होते हैं जो क्रीप या क्रॉल करते हैं और वो बोरोइंग भी होते हैं। रेप्टाइल्स का जो गोल्डन एज होता है वो होता है मीजोजोइक एरा। सबसे पहले रेप्टाइल थे स्टेम रेप्टाइल और कॉटिलोसॉर। रेप्टाइल इवोल्व हुए एम्फीबियन से, सिमोरिया इज द कनेक्टिंग लिंक। एंड रेप्टम वर्ड का मतलब होता है क्रॉल एंड क्रीप। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सबसे पहले सक्सेसफुल इन्वेडर थे ऑफ लैंड। सबसे पहले वर्टिब्रेट जो सक्सेसफुली लैंड के ऊपर रहे थे वो रेप्टाइल्स थे। इनके पास एपिडर्मल स्केल होते हैं जिनको स्क्यूट्स भी कहते हैं और बोनी प्लेट्स कहते हैं। रेप्टाइल का जो बॉडी है वो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होगा। जो टेल होता है वो ऑटोटोमी भी शो करता है। रेप्टाइल का स्किन ड्राई होता है, कॉर्निफाइड होता है, रफ होता है एंड नॉन ग्लैंडुलर होता है। कुछ एक रेप्टाइल के पास ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं फीमोरल ग्लैंड, पर जनरली आप वो नॉन ग्लैंडुलर वाला पार्ट याद रखें। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब होता है जब आपकी स्किन जो है वो शेड ऑफ भी हो जाती है और स्किन जो है वो डेड लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। स्नेक्स और लिजर्ड आपका मॉल्टिंग शो करते हैं, वो अपने स्किन कास्ट को शेड ऑफ करते हैं तो उसको बोलते हैं स्किन कास्टिंग। उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्किन कास्टिंग। तो स्किन कास्टिंग का मतलब भी होता है शेडिंग ऑफ स्किन, राइट। देन लिम्स अगर होंगे तो 2 पेयर होंगे, पेंटाडेक्टाइल लिम्स होंगे, 5 डिजिट होंगे, क्लॉज होंगे। स्नेक्स और कुछ लिजर्ड के पास लिम्स नहीं होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, क्लोका होता है, तीनों तरह के टीथ मिलते हैं, टंग जो है वो प्रोट्रूसिबल है। देन आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लोकल रेस्पिरेशन करते हैं टर्टल्स, बाकी सारे के सारे पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट। दोनों सिस्टमिक आर्क डेवलप होंगी। साइनस वेनोसस इल डेवलप्ड होगा, ट्रंकस आर्टियोसस एब्सेंट होगा। दोनों पोर्टल सिस्टम काम कर रहे होंगे, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल भी थोड़ा रूडिमेंट्री टाइप में डेवलप हो जाता है। आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होंगी एंड ओवल शेप होंगी। देन एंडोस्केलेटन आपने पढ़ा है मोनोकोंडाइलिक होता है। इनके जो वर्टिब्रा होते हैं वो प्रोसिलस होते हैं।
देन रिप्स डेवलप हो जाता है, स्टर्नम डेवलप हो जाता है, ठीक है बेटा। देन जो कट ऑफ होके टेल नया आता है उसके अंदर कॉर्डल वर्टिब्रा नहीं होते हैं। आपने शेवरॉन बोन के बारे में ही पढ़ा कि कुछ रेप्टाइल्स के टेल के नीचे अ सीरीज ऑफ बोन होते हैं, जो कंगारू में भी पढ़ेंगे मैमल में, ठीक है। मेटानेफ्रिक किडनी है बच्चे। देन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। आई होप वी आर क्लियर अप टू हियर। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, पहले मैं आपको बता ही देता हूँ क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है। ये बोन होती हैं बेटा, इनको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। जो स्कल में यहाँ पर बोन है इनको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। अब मेरी टेम्पोरल बोन के अंदर खूब सारे डेवलप्ड मसल है, टेम्पोरल मसल, जो मुझे मैस्टिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। इनके अंदर अच्छा वो जो इंडेंट है, इंडेंट का मतलब गड्ढा, टेम्पोरल बोन के अंदर एक गड्ढा है जहाँ पे मसल अटैच हो जाती है, स्केलेटल मसल, तो उसको बोलते हैं टेम्पोरल फोसा। तो टेम्पोरल फोसा अगर है या नहीं है उसके बिहाफ पे हमने क्लासीफाई किया है दो मेजर सब क्लास में। एक होगा जिसमें फोसा नहीं है, उसको बोलेंगे एनेप्सिडा, और जिनके अंदर फोसा होते हैं और 2 पेयर ऑफ फोसा होते हैं उनको बोलते हैं डायप्सिडा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स जनरली अगर मैं शुरू करूं, अभी मैं क्लासिफिकेशन बता के छोड़ देता हूं, उसके बाद क्लासिफिकेशन तो मैं अगले लेक्चर में ही ऑर्डर 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करूंगा। अभी जस्ट इन ए 5 मिनट लेट मी टेल यू अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल को आपने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल फोसा, ऑन बेसिस ऑफ टेम्पोरल फोसा। तो टेम्पोरल फोसा के बिहाफ पर जिनके पास टेम्पोरल फोसा नहीं होता है उनको बोलते हैं एनेप्सिडा। उनको हमने रख दिया, दे आर 2 सुपर क्लासेस, 2 सब क्लासेस, वन इज एनेप्सिडा जिनके पास टेम्पोरल फोसा नहीं होता है, नो टेम्पोरल फोसा। और सेकंड जो क्लास होगी बेटा वो होगी डायप्सिडा। सेकंड जो सब क्लास होगी वो होगी डायप्सिडा, और डायप्सिडा के अंदर 2 पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा होता है, 2 पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसा, राइट। अब एनिप्सिडा के अंदर एक ऑर्डर आएगा, एक ऑर्डर हमें डिस्कस करना है। देयर इज ए ऑर्डर विच इज इन एनिप्सिडा और उसको बोलेंगे ऑर्डर शिलोनिया, जिसके अंदर टर्टल एंड टोर्टोइज पढ़ेंगे, टर्टल एंड टोर्टोइज पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसके पास 3 अलग अलग ऑर्डर होंगे और एक ऑर्डर के 2 सब ऑर्डर भी पढ़ेंगे हम। There would be 3 different suborders. There would be 3 different orders. One is Rhynchocephalia, second is Squamata, and third is Crocodilia. Rhynchocephalia के अंदर हम पढ़ेंगे स्फिनोडॉन के बारे में, स्फिनोडॉन और टुएट्रा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ Rhynchocephalia। स्क्वेमेटा के अंदर 2 सब ऑर्डर पढ़ेंगे बेटा। स्क्वेमेटा के अंदर दे वुड बी 2 सब ऑर्डर, वन इज सब ऑर्डर ऑफ स्नेक्स, ऑफिआइडिया, एंड सेकेंड इज सब ऑर्डर ऑफ लिजर्ड, लेसरटीलिया। सो लेसरटीलिया में आएगी लिजर्ड्स और ऑफिआइडिया में आ जाएंगे स्नेक, 2 सब ऑर्डर, राइट। और क्रोकोडीलिया एक ऑर्डर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रोकोडाइल्स एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स एलिगेटर एंड घड़ियाल के बारे में, एंड ग्रेवेलिस और घड़ियाल के बारे में। तो बच्चे ये क्लासिफिकेशन का एक जनरल बेसिस हो गया कि भाई आप कैसे कैसे करोगे, 2 सब क्लासेस पढ़नी है, एनेप्सिडा एंड डायप्सिडा, और फिर ये एक एक करके ऑर्डर पढ़ना है। इनको मैं कवर करूँगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो जनरल फीचर्स ऑफ क्रोकोडाइल के बारे में इतना ही हो गया। लेट अस कंप्लीट आवर लेक्चर हियर, और कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं लेक्चर के बाद ऐड कर दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, द क्लास इज ओवर। सो नाउ बच्चों, अब हमें ये डायग्राम भी देख लेनी चाहिए जो एनसीईआरटी में मेंशन है। अपने एनसीईआरटी में रेप्टाइल सेक्शन में 4 डायग्राम है। एक लिजर्ड है कैमेलियन, क्रोकोडाइल,
फिर एक शिलॉन का डायग्राम है जो टर्टल है, और बाद में एक स्नेक का डायग्राम है द नाजा। हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे इन द क्लासिफिकेशन सेक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेक्चर देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ें, और जो लेक्चर मैंने बताया है वो सब याद रखें। टेक केयर, द क्लास इज़ ओवर।